नमस्कार विद्यार्थियों। कल की क्लास में हमने मादा जनन तंत्र के जो जननांग हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें हमने अंडाशय के बारे में देखा कि अंडाशय जो संरचना है वो मुख्य जो प्राथमिक जननांग है जो कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जनन में जो है प्राथमिक भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि उसमें क्या निर्माण होता है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। देन हमने देखा अंडवाहिनी की संरचना देखी जिसमें 3 भाग हैं, इन्फेंटिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अब गर्भाशय, यूट्रस, जो सहायक जननांगों में सम्मिलित है। यूट्रस गर्भाशय यानी जिसमें गर्भ धारण होता है वो संरचना क्या कहलाती है? गर्भाशय कहलाती है, यूट्रस कहलाती है। ठीक है। तो यूट्रस से संबंधित जो आपको इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है, एक तो इसके आकार से संबंधित है। आकार जो है वो यूट्रस का कैसा होता है, जैसे हमने देखा कि भाई गर्भाशय जो है वो गोवंश में इस प्रकार से रहेगा, नलिकाकार सी संरचना है ये, और इस प्रकार से ये गर्भाशय की संरचना होती है। इस प्रकार से घूमी हुई ऐसी संरचना होगी, जैसे 2 अंगुलियां हैं उस प्रकार से ये गर्भाशय के कहलाते हैं श्रृंग। और ये जो कॉमन पार्ट है जहाँ पे दोनों आके मिलते हैं वो कहलाती है काय या बॉडी। ठीक है। तो 2 पार्ट हैं इसके, हॉर्न तथा बॉडी। हॉर्न कितने होते हैं? 2 होते हैं। और आगे यहाँ इस्थमस के द्वारा क्या जुड़ी रहती है? अंडवाहिनी जुड़ी रहेगी। यहाँ पे इस्थमस अंडवाहिनी जो है वो यहाँ पे जुड़ी रहती है और इसका इन्फेंटिबुलम भाग और यहाँ पे अंडाशय होगा, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये 2 तो श्रृंग होते हैं और एक काय होती है। ठीक है। इसके पश्चात एक जो संरचना होती है जिसे हम कहते हैं सर्विक्स, ये क्या कहलाती है? सर्विक्स। सर्विक्स की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर वलन पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से मुख्य ये समझ सकते हैं आप, ये सर्विक्स जो है वो यूट्रस के द्वार की तरह कार्य करती है, इसके गेट की तरह कार्य करती है। बाहर से कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है वो गर्भाशय में नहीं आने देती, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है। तो ये गर्भाशय के 2 श्रृंग होते हैं और काय होती है। ठीक है। तो इसका जो आकार है, आकार से संबंधित जो पूछा जाता है सामान्यतः, जैसे गोवंश के अंदर, गोवंश में जो हॉर्न्स होते हैं यानी जो श्रृंग होते हैं वो बॉडी की अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े होते हैं और इस प्रकार की संरचना जो है वो आपको दिखेगी। तो ये किस प्रकार की संरचना है? वाई आकार की। घोड़ी जो होती है, घोड़ी के अंदर बॉडी और जो श्रृंग है वो बिल्कुल बराबर आकृति के होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति दिखती है, किस आकार के? टी आकार की दिखती है। ठीक है। और बिच यानी जो कुतिया है उसके अंदर जो श्रृंग होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और बॉडी काफ़ी छोटी होती है। ठीक है। तो ये इस आकार की, वी आकार की दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक ये सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवंश में गर्भाशय किस आकार का दिखाई देता है? वाई आकार का। घोड़ी में किस आकार का दिखाई देता है? टी आकार का। और कुतिया में किस आकार का दिखाई देता है? वी आकार का दिखाई देता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनके आकार से संबंधित जो है संरचना गर्भाशय की जो है वो किस किस आकार में दिखाई देती है। ठीक है। एक जो है सुअरी, सुअरी में भी उसी वाई आकार का ही होता है, लेकिन इसमें जो गर्भाशय के श्रृंग है वो काफ़ी इस प्रकार से उनमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, इस प्रकार से वलित संरचनाएं पाई जाती हैं गर्भाशय के अंदर। इस प्रकार से वलित संरचना जो है वो पाई जाती है। इस प्रकार का गर्भाशय जो है वो पाया जाएगा किसमें? सुअरी के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ पे सामान्यतः इसके आकार से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछा जाने वाला कि इनका किस प्रकार का आकार होता है। ठीक है।
फिर गर्भाशय की जो संरचना से संबंधित हम बात करें तो इसकी जो भित्ति होती है उसमें 3 परतें पाई जाती हैं। इसकी भित्ति में 3 परतें होती हैं। सबसे आंतरिक परत जो है, आंतरिक परत कहलाती है एंडोमेट्रियम। सबसे आंतरिक परत जो होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। मध्य की जो परत है वो मायोमेट्रियम कहलाती है, और जो सबसे बाह्य परत होती है वो पेरीमेट्रियम कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गर्भाशय की भित्ति में 3 परतें पाई जाती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, मायो वर्ड है, इसमें क्या होती है, मांसपेशियाँ होंगी। मांसपेशियाँ जो इसके संकुचन का कार्य करती हैं। आंतरिक भित्ति जो एंडोमेट्रियम है वो उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। ठीक है, और बाह्य जो है वो सिरोसा परत होती है। तो ये 3 परतें जो है वो इसकी भित्ति में पाई जाती हैं, गर्भाशय की भित्ति में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब गर्भाशय का कार्य क्या होता है? गर्भाशय का कार्य मुख्य यही कार्य है कि गर्भ को धारण करने का कार्य करता है, उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, और जब तक गर्भ जो है वो गर्भाशय की भित्ति से नहीं चिपक जाता है एम्ब्रियो, तब तक उसको फ्री अवस्था में जब रहता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम में जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गर्भाशय के आंतरिक भित्ति में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो गर्भाशयी दुग्ध का निर्माण करती है, यूट्राइन मिल्क का निर्माण करेंगी, और वो जब तक जो गर्भ है गर्भाशय की भित्ति से नहीं चिपक जाता तब तक वो उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करेंगी। ठीक है, तो गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है कि गर्भ का पालन करना, गर्भ इसी के अंदर आकर ठहरता है। ठीक है, तो ये गर्भाशय हो गया। इसके पश्चात जो संरचना है, नेक्स्ट जो संरचना है वेजाइना। सॉरी, इससे पहले थोड़ा सा आपको एक बार सर्विक्स के बारे में और डिटेल्ड हम बात कर लें। तो गर्भाशय के जो एक द्वार की तरह ये मुख्यतः कार्य सर्विक्स करती है। ठीक है, इसका हिंदी में इसीलिए बोलते हैं, उसकी गर्भाशय क्या है, गर्दन, ग्रीवा है। तो ये जो संरचना है इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें इस प्रकार से फोल्ड्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से फोल्ड्स जो है वो इसके आंतरिक भित्ति पे पाए जाते हैं। ठीक है, इन फोल्ड्स की वजह से क्या होगा कि बाहर, ये बाह्य भाग है, बाहर से जो कोई भी अगर इन्फेक्शन आता है तो वो यहीं रुक कर रह जाता है, यहीं पे ही रुक जाता है, अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, यानी गर्भाशय के अंदर संक्रमण को पहुंचने से रोकने का कार्य करती है सर्विक्स। ठीक है, और इसका जो बाह्य जो भाग, बाहर की तरफ का भाग कहलाता है एक्सटर्नल ओस कहलाती है, और आंतरिक अंदर की तरफ का जो भाग है वो इंटरनल ओस कहलाता है। ठीक है, इंटरनल ओस। और ये ओस जो है यानी कि इसका जो मुख है वो हीट के समय और प्रसव के समय, उन्हीं समयों पे ये खुलता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से ये मतलब कि रिलैक्स होती है और इसका मुंह जो है वो खुल जाता है। ये रिलैक्स होकर चौड़ी होती है और इसका मुंह खुल जाता है। ठीक है, तो ये संरचना कहलाती है सर्विक्स। जो इधर गर्भाशय होगा, गर्भाशय के पश्चात ये संरचना आती है सर्विक्स। ठीक है, जिसको हम ग्रीवा कहते हैं, और इसके आंतरिक भित्ति पे फोल्ड्स पाए जाते हैं जो इसको संक्रमण जो है इसके अंदर, गर्भाशय के अंदर आने से ये रोकने का कार्य करती है। ठीक है, इसके पश्चात जो अगला भाग है वेजाइना। सर्विक्स के बाहर की तरफ जो नलिका रूपी संरचनात्मक भाग है वो क्या कहलाती है, वेजाइना कहलाती है। ठीक है, और ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ये गोवंश के अंदर लंबी होती है वेजाइना। नलिका रूपी भाग है ये। ठीक है, जैसे ये गर्भाशय हो गए, ये सर्विक्स होगी, और ये जो है वेजाइना कहलाती है। ये जो संरचना है ये वेजाइना कहलाती है।
वेजाइना में यहाँ पे अंतिम नीचे फर्श की ओर यहाँ पे एक छिद्र के द्वारा मूत्रा से खुलता है, जिसे मूत्र यूरिनल छिद्र जो है वो मूत्र छिद्र कहलाता है ये, ठीक है। ठीक, तो ये जो संरचना है वो कहलाती है वेजाइना, ठीक है, नलिका रूपी संरचना है। यहाँ पे जो वेजाइना का अंतिम जो भाग है, ये जो भाग है ये मूत्र मार्ग और जनन तंत्र दोनों के लिए ही एक सामान्य कॉमन पाथवे होता है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस भाग को वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये भाग जो है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है, जो कि मूत्र मार्ग और जनन तंत्र का एक सामान्य मार्ग, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल कहलाते हैं। तो वेजाइना में नीचे की ओर मूत्र छिद्र के द्वारा ये मूत्राशय जो है वो मूत्र नली यहाँ पे आकर खुलती है, ठीक है। इसके पश्चात बाहर की तरफ वेजाइना के बाद में अगला जो पार्ट है वो है वल्वा। ये बाहर की तरफ जो छिद्र है वो वल्वा कहलाता है ये, ठीक है। और इस छिद्र को दो वल्वल लिप्स के द्वारा ये घिरा हुआ रहता है। ये वल्वल लिप्स होते हैं, इनके द्वारा घिरा हुआ रहता है। अब इसके जो वल्वल लिप्स हैं वो ऊपर की तरफ डोर्सल कमीशर के द्वारा और नीचे की तरफ वेंट्रल कमीशर के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वेंट्रल कमीशर पे ऊपर की ओर यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, इस संरचना को क्लाइटोरिस कहा जाता है। यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस, ठीक है। वेस्टिब्यूल और हम गए वेजाइना, वेस्टिब्यूल और वेजाइना के मध्य यहाँ पे एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हाइमन कहा जाता है, इस झिल्ली को हाइमन कहा जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य, हमने हालांकि पहले पढ़ चुके हैं इसको फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, लेकिन ये मुख्य जो है संरचना है मादा जनन तंत्र की, और उनके क्या कार्य हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा, सर्विक्स का क्या कार्य है, गर्भाशय का क्या कार्य है, वेजाइना का मुख्य क्या कार्य होता है, ये हमने इसके बारे में देखी। वेस्टिब्यूल भाग कौन सा होता है, हाइमन क्या है, क्लाइटोरिस क्या है, ठीक है। तो ये संरचना जो है वो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फिजियोलॉजी इसके बारे में और देख लेते हैं, और फिजियोलॉजी देखने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। मादा जनन तंत्र के हार्मोन्स के बारे में। मादा जनन तंत्र के हार्मोन्स का जो चैप्टर है वो, यद्यपि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और मैं दोबारा इसको मतलब कि आपको पढ़ाने का तात्पर्य यही है, क्योंकि जब भी हम एबनॉर्मेलिटीज़ देखेंगे, जैसे एनिस्टस देख रहे हैं, ठीक है, हम बायोमेट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिपीट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो हार्मोनल उपचार होगा उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हार्मोन कहाँ से बन रहा है, ठीक है, और मुख्य उसका कार्य क्या होता है। उस कार्य को अगर आप समझ गए तो कहाँ पे उपयोग लेना है ये आप उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के हार्मोन जो है इसकी फिजियोलॉजी में, कार्यकी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी अगर कार्यकी आप समझ जाते हो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये कहाँ पे कार्य कर रहा है, और इसके ज़्यादा श्रावण से दूसरे हार्मोनों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो हम समझ जाते हैं, उसकी अगर आप पूर्णतः आपके दिमाग में एक साइकिल समझ में आ जाती है, तो फिर आप इन हार्मोनों को कहाँ पे कब कितनी मात्रा में काम में लेना है ये आप समझ जाएंगे। और जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हम इस सेमेस्टर के अंदर देखेंगे, मादा जनन तंत्र से संबंधित, मादा के बांझपन से संबंधित जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनमें हम हार्मोन्स को कब, किस हार्मोन को कितनी मात्रा में प्रयुक्त करना है ये हम जान पाएंगे, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के हार्मोन्स के बारे में हम देखें तो पहला जो एक हार्मोन है जिसका नाम है GnRH। देखो, हार्मोन्स के नाम में ही, सामान्यतः हम देखेंगे उसके नाम में उसका कार्य है वो छिपा हुआ होगा। इसका जो
नाम है वो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये पहला जो हार्मोन्स है इसका नाम है GnRH। ये हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? ये हार्मोन स्रावित हो रहा है हाइपोथैलेमस भाग से। मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है वहाँ से ये स्रावित होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है किसको रिलीज करवाना? गोनेडोट्रोफ्स को रिलीज करवाना, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो गया इसका कार्य क्या है, किसको रिलीज करवाना है? गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करवाना। अब गोनेडोट्रोफिन जो है वो कौन से होते हैं? गोनेडोट्रोफिन जो है वो हार्मोन हैं दो, ये ध्यान रखना आपको, FSH और LH। FSH और LH ये दोनों ही पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं और पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, ये जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, वहाँ से ये स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से इनका स्रावण होता है FSH और LH, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जिनका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका नाम है LH का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो किसके द्वारा, इनका जो नियामन होता है किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? ये GnRH के द्वारा। इनको रिलीज करवाने का कार्य, ये दोनों क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कहलाते हैं। और इनको रिलीज करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन कर रहा है? GnRH, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन कर रहा है? GnRH, जो इन दोनों को रिलीज करवाने का कार्य करता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं और इनको रिलीज करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन कर रहा है? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। नाम स्पष्ट रखना, ट्रोफिक, यानी ये जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो सामान्यतः कैसे हार्मोन कहलाते हैं? ट्रोफिक हार्मोन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन किसी दूसरी ग्रंथि के द्वारा उसके हार्मोनों के स्रावण का नियंत्रण करेंगे। ये इनका दूसरा कार्य कहाँ पे ये नियंत्रण करेंगे अभी हम देखेंगे। जैसे कि आप देखते हो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो अन्य हार्मोन है, जैसे कि एक आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है, ट्रोफिक हार्मोन है ये भी। ट्रोफिक हार्मोन से तात्पर्य क्या होता है कि ये कहाँ जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से हार्मोनों के स्रावण को नियंत्रित करेगा। ऐसे ही एक है TTH, थायरोट्रोफिक हार्मोन, ये क्या करता है? ये भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ट्रोफिक हार्मोन्स हैं वो क्या करेंगे? वो दूसरी जो ग्रंथियां हैं वहाँ पे जाकर और वहाँ के हार्मोनों के स्रावण को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और जो हार्मोन गोनेड्स यानी जननों के द्वारा, यानी अंडाशय और वृषण के द्वारा हार्मोनों को नियंत्रित, अंडाशय तथा वृषण के हार्मोनों को जो नियंत्रित करते हैं उन हार्मोनों को हम कौन सा हार्मोन कर देंगे? गोनेडोट्रोफिक। और कौन से हैं वो? FSH और LH। और इनको नियंत्रित करने का, जो गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करवाने का काम कौन सा कर रहा है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। अब FSH नाम से स्पष्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल, जो हमने कल जिसके संरचना के बारे में देखा था, ग्राफियन फॉलिकल, अंडाशय पे ग्राफियन फॉलिकल बनाने के निर्माण को प्रेरित करता है। ये कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये बनेगा तो ग्राफियन फॉलिकल की थीका कोशिकाएं कौन सा हार्मोन बनाएंगी? ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसके स्रावण को नियंत्रित करेगा, ठीक है। LH हार्मोन, LH हार्मोन का मादा के अंदर मुख्य क्या काम है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना, ठीक है। अंडोत्सर्ग प्रेरित होगा और साथ ही साथ ग्राफियन पुटिका की कोशिकाओं को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? कार्पस लूटियम। क्यों? अंडोत्सर्ग के बाद में वो किस में
कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम, यानी जो ग्राफियन पुटिका है उसकी कोशिकाओं का क्या कर देती हैं, ये ल्यूटिनाइजेशन कर देती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ये इसका कार्य क्या है, ग्राफियन पुटिका की कोशिकाओं का ल्यूटिनाइजेशन कर देना, LH हार्मोन ये कहलाता है। ठीक है, फिर हम देखें अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होगा, ईस्ट्रोजन। अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होगा, ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो नाम से स्पष्ट है, ये किस कार्य में भूमिका निभाता है, ये मादा पशु को ईस्ट्रस में लाने का कार्य करता है। ये मादा पशु को किस में लाने का कार्य करेगा, ईस्ट्रस, हीट में लाने का कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरे भी इसके जो कार्य हैं वो भी हम देखेंगे। और ये कहाँ से स्रावित होता है, अंडाशय की थिका कोशिकाएं जो होती हैं, अंडाशय की थिका इंटरना कोशिकाओं द्वारा, जो हमने देखा था ग्राफियन पुटिका है उसकी जो थिका इंटरना कोशिकाएं हैं वहाँ से ये हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और जैसे 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 पुटिका का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे ईस्ट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जो ईस्ट्रस चक्कर देखेंगे उसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे कि ईस्ट्रोजन की मात्रा कैसे बढ़ती है। तो उस प्रकार से ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का नाम से स्पष्ट है, जैसे कि इसका मुख्य कार्य क्या है, पशु को ईस्ट्रस में, हीट में लाने का कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं मादा के अंदर, उनको जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं उनको प्रकट करने का ये मुख्यतः कार्य जो है वो करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के साथ में मिलकर ये मादा पशु के जैसे अडर का निर्माण करना, आयन का विकास करना, उसमें भी ये मुख्य सहायक होता है। ठीक है, तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के मुख्यतः कार्य होते हैं। हीट के समय सर्विक्स को रिलैक्स करने का ये कार्य करता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, फिर अंडाशय पे ही ये तो ग्राफियन पुटिका के द्वारा स्रावित हो रहा है, और अंडोत्सर्ग के बाद में जो संरचना बन जाती है जिसका नाम है Cl, उसके द्वारा जो स्रावित होगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये तो हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, और ये स्रावित हो रहा है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के अतिरिक्त ये गर्भाशय के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, वहाँ से भी ये स्रावित हो रहा है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि भेड़ वगैरह में हम देखेंगे वहाँ पे ये कहाँ से स्रावित हो रहा है, ज़्यादा मात्रा इसकी प्लेसेंटा से स्रावित हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं Cl द्वारा, ये गोवंश के अंदर देख रहे हैं कि Cl द्वारा ये स्रावित हो रहा है कार्पस ल्यूटियम द्वारा। कार्पस ल्यूटियम की जो ल्यूटीन कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनको सूदिंग यानी उनको शांत रखने का कार्य करता है, और उनमें संकुचन नहीं होने देता, किसी प्रकार का संकुचन नहीं होने देता। साथ ही साथ इसकी जब मात्रा हाई बनी रहती है तो दूसरे जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर भी कोई फ्लक्चुएशन सामान्यतः नहीं होता जब इसकी मात्रा हाई बनी रहेगी। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः इस प्रकार से किस में सहायक होगा, ये गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है, ये गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखें कि एक और हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा, ये दोनों तो किस भाग के द्वारा हैं, अग्रभाग द्वारा स्रावित हैं, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा एक हार्मोन और स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये सामान्यतः बनता तो कहाँ है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये यहाँ से बनकर और इसके नीचे ही ये स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि इसके पीछे ही, तो यहाँ पे इसके पश्च भाग में आकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसका श्रावण जो है वो यहीं से होता है। तो सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो श्रावण से संबंधित ही पूछा जाता है, इसलिए हमें कौन सा बताना है, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उसी के द्वारा ये स्रावित होता है। बन रहा हाइपोथैलेमस से, लेकिन श्रावण इसका कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा। तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका कार्य क्या होता है, ये एक तो गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनमें प्रसव के समय उनमें संकुचन करके और ये फीटस को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा जो है मिल्क लेट डाउन में यानी दूध उतारने में ये सहायक होता है,
जब जो कोशिकाएं होती हैं मायोएपिथेलियल कोशिकाएं जो एल्वियोलाई को घेरे हुए रहती हैं, उनमें संकुचन करके और एल्वियोलाई से दूध को निकालने में ये सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक गर्भाशय के द्वारा, गर्भाशयी कोशिकाओं द्वारा एक और हार्मोन स्रावित हो रहा है जिसका नाम है PGF2 अल्फा हार्मोन। ठीक है, ये कुछ मात्रा में अंडाशय से भी स्रावित होता है, लेकिन ज़्यादातर गर्भाशयी कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित हो रहा है PGF2 अल्फा हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है ये, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या कार्य करता है? ये हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के लाइसिस का कार्य करेगा। कार्पस ल्यूटियम को ख़त्म करने का ये कार्य करता है, और कार्पस ल्यूटियम खत्म होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। ठीक है, तो यदि गर्भावस्था है तो गर्भावस्था टर्मिनेट हो सकती है, और गर्भावस्था नहीं है तो वापस बसु क्या हो जाएगा? हीट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं। ठीक है, अभी इसकी एक बार डिटेल्ड हम नेक्स्ट क्लास में अभी देखेंगे। ये हार्मोनों के एक बार आपको नाम थोड़े थोड़े याद रखने हैं, इनका कार्य और इनकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, प्रकृति से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कौन सा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन सा होता है। ठीक है, ये हार्मोनों की प्रकृति जो है, पेप्टाइड हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, आपके जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आपके प्यूफा हार्मोन यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हार्मोन, ये कौन कौन से हार्मोन हैं, किस प्रकार की इनकी जो प्रकृति होती है और इनके कार्य क्या होते हैं, ये ठीक है नेक्स्ट क्लास में हमें देखेंगे। एक बार इनको आप नाम को याद रख लेना है और कहाँ से ये स्रावित हो रहे हैं, किस किस भाग से, वो हमें यहाँ पे इसको देख लेना है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस भाग से जो स्रावित हार्मोन है वो हार्मोन GnRH। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा FSH और LH, पश्च भाग द्वारा स्रावित हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, अंडाशय से स्रावित हार्मोन ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, और गर्भाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। ये मुख्य हार्मोन्स, इनके बारे में हम 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, ये मुख्य हार्मोन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के भाग से स्रावित हार्मोन ही है। LTS भी बोलते हैं इसको, लैक्टोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि दुग्ध निर्माण में सहायक होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रकृति क्या है और ये मार्केट में किस साल्ट के रूप में अवेलेबल हैं, जिनका हम उपयोग करेंगे किसके अंदर, आगे जो एबनॉर्मेलिटीज़ देखेंगे उनके अंदर। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।